Jai Hind friends, welcome to defense classes. Friends, today we will discuss a very important topic, light in physics. Let's start. उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश संचरण के संबंध में वैज्ञानिक हाइगन की अवधारणा है। आपके ऑप्शन है, पहला है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, दूसरा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गति करता है, तीसरा है प्रकाश कण और तरंग दोनों का तरह व्यवहार करता है, डी है प्रकाश केवल तरंग के रूप में गति करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, प्रकाश जो है केवल तरंग के रूप में गति करता है। वैज्ञानिक हाइगन ने यह अवधारणा दी थी। प्रकाश संचरण के संबंध में वैज्ञानिकों की जो है अलग अलग अवधारणा थी। सबसे पहले जो थे हमारे आए थे न्यूटन ने बोला था कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है। उन्होंने दिया था न्यूटन का कण का जो नियम था, आपने पढ़ा होगा, प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है। उसके बाद आया हाइगन, उन्होंने बोला प्रकाश जो है तरंग के रूप में गति करता है। उसके बाद आए थे मैक्सवेल, उन्होंने बोला प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गति करता है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश भी निर्वात में चल सकता है, इसलिए उन्होंने बोला कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उसके बाद आए थे हमारे आइंस्टीन ने बोला प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hν होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आए थे हमारे डी ब्रोगली, उन्होंने बोला था प्रकाश कण और तरंग दोनों के गुण शो करता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं, और विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी चल सकती हैं, ठीक है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं इनके, रेडियो तरंगें, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, वी से विजुअल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्स किरणें, वाई से गामा किरणें। ये जो है तरंग दैर्घ्य घटते क्रम में है, लैम्डा घटते क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव की और सबसे कम गामा किरणों की, ठीक है। इनको याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर एक्स वाई ग्रुप। रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर एक्स वाई ग्रुप। इसको याद कर लेना, एनडीए में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछा गया था, एयरफोर्स में पूछने के पूरे चांसेस हैं, आता ही है क्वेश्चंस। दूसरा सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आपके ऑप्शन है +1, -1, 0, अनंत। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनंत। वही बात करें उत्तल दर्पण की +1, अवतल दर्पण की -1। समतल दर्पण की जो क्षमता होती है वह होती है आपकी, फॉर्मूला होता है P = 1/f। तो यहाँ पर f है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो समतल दर्पण की जो क्षमता होती है हमारी वो होती है 0। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित आँख में कौन सा दोष है? इस चित्र में देख के बताना है हमें कि आँख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपको चित्र में देख से पता चल रहा है प्रतिबिंब जो है रेटिना पे न बनकर पहले बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मायोपिया है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, इसका होगा ऑप्शन 1। इसके लिए हम हमेशा जो है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण यहाँ लगा के अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैला देता है। तो ये जो है यहाँ अगर लगाएंगे तो किरणें थोड़ा आगे बढ़ जाएंगी, यहाँ आके मिल जाएंगी, इससे इमेज रेटिना में बन जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चित्र में प्रदर्शित खाली स्थान में कौन सा लेंस है? मैंने अभी आपको बताया था, ये जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यहाँ लगा देंगे, किरणों को फैला देगा। इसका कौन सा होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होती है, इसकी आकृति नहीं है, आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति में वृद्धि होती है, डी है ना आवृत्ति और ना ही तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जब भी कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति और फेज़ नहीं बदलते, उसकी जो वेग है वो बदलता है और तरंग दैर्घ्य है वो भी बदलती है। इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ, ठीक है। हमारा अगर म्यू बदलेगा तो लैम्डा भी बदलेगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक चेंज होता है। वायु के लिए म्यू का मान होता है 1 और कांच के लिए होता है 1.5। तो हमारा वायु से कांच में जा रही है, मतलब म्यू की वैल्यू
जो है बढ़ रही है, तो हमारा लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, यही मैंने यहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, बी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सी समान अपवर्तनांक के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और डी है समान अवशोषण गुणांक के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने डायग्राम यहाँ पे डिफाइन शो किया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। ठीक है, जो है माध्यम हमारा रहता है डेंसर से रेयर, मतलब सघन से विरल। हमेशा सघन मतलब कांच या पानी, विरल मतलब वायु या निर्वात, मतलब कांच या पानी से जो है प्रकाश की किरण वायु या निर्वात में जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। नेक्स्ट है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच देखी जा सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनंत। मैं आपको बता दूँ, जब भी जो दो समतल दर्पण समांतर रखे हुए रहते हैं तो इनके बीच में अनंत जो है प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे? जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको बताया समतल दर्पण से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी इमेज भी उतनी दूरी पे बनेगी, तो यहाँ इसकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट ये प्रतिबिंब है, इसमें इसकी इमेज इतनी दूरी पे ये है, इतनी दूरी पे यहाँ आके बनेगी। इसकी ये जो इमेज है, ये इमेज इस दर्पण में यहाँ आके बनेगी। तो इस तरह से ये संख्या बढ़ती रहेगी, तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पण जो परस्पर 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, इनके बीच वैद्युत बल्ब रखा है, तो इनके बीच जो है प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अच्छा प्रश्न है, अनंत 065। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा थीटा बराबर 60 दे रखा है हमें, नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन 60, थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 हमारा इवेन है, जब भी इवेन वैल्यू आती है तो हम उसमें से एक माइनस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जिसका अपवर्तनांक, इसके ऑप्शन है, इसका अपवर्तनांक कम हो, बी अपवर्तनांक अधिक हो, सी क्रांतिक कोण के समान हो, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, मतलब सघन से, पानी से या कांच से। मतलब मैंने आपको बताया म्यू का मान कांच के लिए 1.5 होता है और म्यू का मान जो है वायु के लिए 1 होता है। तो मतलब अपवर्तनांक जो है कम हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अपवर्तनांक कम हो। नेक्स्ट है हमारा 10, निम्नलिखित में से किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है? तो आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो है दृश्य क्षेत्र बड़ा रहता है, छोटे से मिरर में काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं हम। ठीक है, इसके जो और यूजेस रोड लैंपों में किया जाता है, ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एसएसआर में भी, नेवी एसएसआर में एक बार पूछा गया था ये प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सॉरी, इसके ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल और ए एंड बी। तो सोलर कुकर में यूज होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के कुछ और यूज देख लेते हैं, दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में, टेलीस्कोप में और सोनल पैनल में। जो आपका अवतल दर्पण होता है वह किरणों को जो है एक जगह कन्वर्जन करता है। दर्पण की बात बोल रहा हूँ मैं, दर्पण जो रहता है एक जगह किरणों को इकट्ठा करता है और लेंस जो किरणों को फैलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 13, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात निम्न में से कौन सी राशि बदल जाती है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन सी,
दोस्तों बढ़िया प्रश्न है काफ़ी। जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है इसकी वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नियत रहती है, जबकि इसकी तीव्रता घट जाती है क्योंकि कुछ रोशनी पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुछ कोण पर झुके दो समतल दर्पण से प्रकाश किरण के क्रमिक परावर्तन से उत्पन्न विचलन 300 है, इनके द्वारा बने नंबर ऑफ इमेज होगी। ठीक है, तो इसका जो आपके ऑप्शन है वो है 10, 11, 12 और 30। दोस्तों आपको पता होगा नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला, नंबर ऑफ इमेज फार्मूला होता है 360 बटे थीटा। अगर हमें थीटा मिल जाए तो हम नंबर ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, ये होता है डेल्टा बराबर 360 माइनस 2 थीटा। विचलन और एंगल जो रहता है मिरर के बीच का जो एंगल रहता है उसके बीच में संबंध है ये। ठीक है, इसको आप याद रखना। यहाँ से हम थीटा फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करने के बाद हम उस फॉर्मूले में रखें जिससे हमें नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगी। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया है, फॉर्मूला ये है। यहाँ से हम थीटा फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करने के बाद हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। इसमें रखने के बाद ये आ जाएगा हमारा 11, जो कि इवन है, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इमेज आ जाएगी हमारी 11। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है। आपके ऑप्शन है आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, वेग और तीव्रता। तो प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति और फेज नहीं बदलते, जबकि तरंगदैर्घ्य, वेग और तीव्रता बदल जाती है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तनांक चेंज हो जाता है, जिसके कारण तरंगदैर्घ्य, वेग और तीव्रता बदल जाती है। नेक्स्ट है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखाई देना उदाहरण है। आपके ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, वर्णविक्षेपण, अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा अपवर्तन। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई पड़ना संभव है जब प्रकाश की किरण जाती है। मैंने आपको वो बताया था, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में माध्यम रहता है हमारा डेंसर टू रेयर। मतलब जो है डेंसर मतलब कांच या पानी से हमारी जो है किरण जाएगी वायु या एयर या निर्वात में। तो देखते हैं ऑप्शन, कांच वायु से कांच में, वायु से पानी में, ये तो दोनों गलत हैं। पानी से कांच में और डी है कांच से पानी में। तो इसमें करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी और डी में से करेक्शन करके कुछ भी कर लेना। कांच से वायु में जाएगी या पानी से वायु में जाएगी। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी व्यतिकरण, सी अपवर्तन और डी विवर्तन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है कई बार। 19 है, निम्नलिखित में सही का चुनाव कीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, म्यू प्रोपोर्शनल साइन सी होता है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध। तो म्यू बराबर हो जाएगा हमारा 1/sin सी, या इसको हम लिख सकते हैं म्यू बराबर cos सी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं 20। यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 v2 हो, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण c हो, तो निम्न में कौन सा सही है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद करने पर फॉर्मूले पता होना चाहिए। म्यू प्रोपोर्शनल होता है 1/v, ठीक है, और एक दूसरा होता है म्यू प्रोपोर्शनल 1/sin सी। ठीक है, इससे ये निकल जाएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सत्य कथन है। फर्स्ट है माध्यम हमेशा विरल से सघन हो। सेकंड है आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों देखते हैं इसको डायग्राम के द्वारा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए माध्यम हमेशा डेंसर टू रेयर होना चाहिए। प्रकाश किरण कांच या पानी से वायु निर्वात में जानी चाहिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बड़ा होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल से। एंगल ऑफ क्रिटिकल का क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह कोण, ये जो कोण है, ये जो कोण है एंगल ऑफ क्रिटिकल है, मतलब सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 हो, उसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो जब हम एंगल ऑफ क्रिटिकल को थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको, तो हमारी जो रेज है उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। तो इसका देखते हैं कौन सा आंसर होगा। पहला है माध्यम हमेशा विरल से सघन हो, तो पहला गलत है, माध्यम हमेशा सघन से विरल होगा। दूसरा आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण, ये ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? लाल, हरा, पीला या नीला? तो इसको देखते हैं इसके द्वारा। डिवगेओर का ये जो क्रम रहता है हमेशा तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रहता है, मतलब रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, वॉयलेट की सबसे कम। इसी प्रकार ये जो क्रम रहता है इसका विचलन और अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम रहता है, इसका उल्टा, क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल होता है 1/λ। अपवर्तनांक और विचलन का उल्टा क्रम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा विचलन जो रहेगा वॉयलेट का रहेगा, सबसे कम रेड का रहेगा। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वॉयलेट का, इंडिगो, फिर ब्लू। अब विचलन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नीला। नेक्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण के फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों इसका देखते हैं अवतल दर्पण के फोकस और पोल पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। तो आंसर क्या होगा? आभासी और सीधा, ए। नेक्स्ट वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो देखते हैं इसको, हमें दे रखा है जल के वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 5/3। और हमें पूछा है उसने ये क्या है हमारा वाटर के जो है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जिसके सापेक्ष पूछता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इस प्रकार से लिखेंगे, इसको यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इनकी 5/3, 4/3, और ये आंसर होगा हमारा 5/4। इसका जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, 5/4। नेक्स्ट है हमारा किसी क्वार्टर्स का अपवर्तनांक 1.46 तथा नीलम का 1.77 है। यदि प्रकाश की चाल VQ तथा नीलम में VS हो तो निम्न में कौन सा सही होगा? ये जो है ND में पूछा गया आपका लास्ट बार। तो इसका देखते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा, म्यू प्रोपोर्शनल होता है 1/V, अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में संबंध। इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा। तो देखते हैं अपवर्तनांक किसका ज़्यादा है। अपवर्तनांक ज़्यादा है नीलम का, नीलम का मतलब VS। तो इसका जो है हमारा वेलोसिटी कम होगी, मतलब VQ का हमारा अपवर्तनांक कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इसका ए आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम